नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा तनाव कैसे पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है? आज 21 जून 2025 को हम इजरायल और ईरान के बीच चल रहे उस तनाव की गहराई में उतरेंगे, जो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तूफान बन चुका है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट, परमाणु खतरों की छाया और तेल की कीमतों का आसमान छूना, ये सब कुछ इस जंग का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या कोई समाधान है जो इस आग को ठंडा कर सकता है, या फिर ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि आखिर ये जंग क्यों और कैसे शुरू हुई और इसका समाधान क्या हो सकता है। तैयार हैं? तो आइए इस रहस्यमयी और खतरनाक कहानी में गोता लगाएं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इजरायल और ईरान के बीच की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन 2025 में ये तनाव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 जून 2025 को इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना और इसके सैन्य नेतृत्व को निशाना बना। इजरायल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसे रोकना जरूरी है। दूसरी ओर ईरान ने इन हमलों का जवाब मिसाइलों और ड्रोन से दिया, जो इजरायल के शहरों जैसे तेल अवीव और बेयरशेबा पर गिरे। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए और दोनों देशों के बीच जंग का माहौल और गहरा हो गया। तो आइए इस जंग के मौजूदा हालात को और करीब से देखें। 21 जून 2025 तक ये जंग अपनी दूसरी हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। इजरायल ने ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें नातंज और अराक जैसे परमाणु केंद्र शामिल हैं। नातंज में एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा है और अराक का आधा अधूरा परमाणु रिएक्टर भी तबाह हो चुका है। इसके अलावा इजरायल ने ईरान के कई सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया, जिसमें कुद्स फोर्स के पालेस्तीन कोर के कमांडर सईद इजादी और हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहनम शाहरियारी शामिल हैं। ये हमले इतने सटीक थे कि ईरान की हवाई सुरक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजरायल ने ईरान के आसमान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ इजरायल की जीत की कहानी नहीं है। ईरान ने भी पलटवार किया है, और वो भी पूरी ताकत के साथ। 19 जून को ईरान ने इजरायल के दक्षिणी शहर बेयरशेबा में एक बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 240 लोग घायल हुए। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भी ईरानी मिसाइलें गिरीं, जिनमें क्लस्टर मुनिशन का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार था जब इस जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ईरान का कहना है कि इजरायल के हमले उसकी संप्रभुता पर हमला है और वो इसका जवाब देने के लिए मजबूर है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की है और दावा किया है कि इजरायल ने 5 अस्पतालों को निशाना बनाया, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक 13 जून से अब तक इजरायल के हमलों में 657 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई नागरिक शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जंग इतनी खतरनाक क्यों है? इसका जवाब है परमाणु हथियार और क्षेत्रीय स्थिरता। इजरायल का कहना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने खुले तौर पर कहा है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और इजरायल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी है। इजरायल को डर है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो इजरायल को खत्म कर सकता है। वहीं ईरान को लगता है कि इजरायल और अमेरिका मिलकर उसकी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस जंग का असर सिर्फ इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है। उदाहरण के लिए तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 17 जून को तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक पहुंच गईं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, पर खतरा मंडरा रहा है। भारत जैसे देश जो अपने तेल का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं, इसकी मार झेल रहे हैं। एक रेटिंग एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत के आयात बिल में 1,21,000 करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। इसका मतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। इसके अलावा इस जंग ने कई देशों को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका इस समय एक तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2 हफ्तों के अंदर ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर और हमले कर सकते हैं, लेकिन पूर्व CIA निदेशक लियोन पैनेटा ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ये मध्य पूर्व में तीसरा बड़ा युद्ध होगा, जो पूरी दुनिया के लिए तबाही ला सकता है। यूरोप के देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। 20 जून को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जेनेवा में यूरोपीय मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला। अब मेरी निजी राय की बात करें, मुझे लगता है कि ये जंग सिर्फ सैन्य शक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक भरोसे और डर का खेल है। इजरायल को डर है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसका वजूद खत्म कर सकता है। वहीं
ईरान को लगता है कि इजरायल और अमेरिका उसकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। दोनों पक्षों का ये डर इतना गहरा है कि वो एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि इस जंग का कोई विजेता नहीं होगा। दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है, चाहे वो जान माल का हो या फिर आर्थिक, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए ईरान में सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं, जिनमें एक गर्भवती महिला और एक बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। इजरायल में भी लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या इस जंग का कोई हल है? मेरे ख्याल से कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। अगर अमेरिका और यूरोप मिलकर दोनों देशों को बातचीत की मेज पर ला सकें तो शायद इस तनाव को कम किया जा सकता है। ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल के हमले रुकें तो वो परमाणु वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल का कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। ये एक जटिल स्थिति है और इसका समाधान आसान नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्ष थोड़ा लचीलापन दिखाए तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसके तहत ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। 21 जून तक 827 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है, जिनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर के छात्र हैं। भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने में मदद करने का वादा किया है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल और व्यापार में रुकावट भारत जैसे देशों के लिए बड़ी चुनौती है। अब अगर हम इस जंग के बड़े परिदृश्य को देखें तो ये साफ है कि ये सिर्फ इजरायल और ईरान की लड़ाई नहीं है। इसमें कई देशों के हित दांव पर हैं। उदाहरण के लिए ईरान के समर्थन में इराक और लेबनान जैसे देशों की मिलिशिया समूह इजरायल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल को अमेरिका और कुछ हद तक यूरोप का समर्थन हासिल है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इस जंग को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। तो दोस्तों, ये थी इजरायल ईरान जंग की पूरी कहानी। 13 जून से शुरू हुई इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। मिसाइलों की गड़गड़ाहट, परमाणु खतरों की छाया और आर्थिक उथल-पुथल, ये सब इस जंग का हिस्सा है। लेकिन इसके बीच एक उम्मीद की किरण भी है। अगर दुनिया के बड़े देश मिलकर कूटनीतिक प्रयास करें तो शायद इस आग को ठंडा किया जा सकता है। मेरी राय में युद्ध कभी समाधान नहीं होता। बातचीत, समझौता और आपसी विश्वास ही वो रास्ता है जो इस जंग को रोक सकता है। अब आपकी बारी है। आप इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या फिर कूटनीति इसे रोक सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही गहरी और रोचक कहानियां लाते हैं जो आपको दुनिया के हर कोने से जोड़े रखती हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और दुनिया को समझते रहें। नमस्ते।